सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मोदी जी, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। कोरोना संकट इतना बड़ा देश के सामने, कोई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। अरे किसी का तो इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। इतना बड़ा संकट। आज मृतकों की तादाद पिछले 24 घंटों में 3000 के ऊपर चढ़ गई है। मैं आपको सही आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 3000 मौतें और 3,60,000 मामले कोरोना के। 3000 मौतें का मतलब समझते हैं आप? अरे कोई तो जवाबदेही तय कीजिए। पिछले महीने 13 मार्च 2021 की खबर देखिए। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वहां पर कोई ऑक्सीजन का संकट हो गया था। हमारे यहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। और इस सरकार का सिर्फ एक कर्तव्य बन गया है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचाया जाए। मैं नहीं भूला हूं मोदी जी आपका यह बयान जिसमें आपने यह कहा था कि ताली थाली बजाने से, मोमबत्ती जलाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, पहले आप सुनिए। हमने ताली थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। तो ये थे आपके शब्द मोदी जी। मुझे बताइए ना, कहां आत्मविश्वास बढ़ा है? कहां बढ़ा है आत्मविश्वास? और सबसे दुख की बात है दोस्तों, इनका पालतू प्रचार तंत्र जो है सक्रिय हो गया है। इनके जो चाटुकार हैं, वो चाटुकार जिनके चलते इनके चाटुकार जो हैं वो अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आज वो अनाप शनाप तर्क दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं लंदन में नेहरू सेंटर के डायरेक्टर अमीश त्रिपाठी। एक जमाने में लेखक हुआ करते थे। इनका यह बयान देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। इसका लब्बो-लबाब यह है कि मीडिया को अंतिम संस्कार की तस्वीरें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश होती है, आत्मा एक यात्रा करती है और इस सब में बाधा पेश आती है, इसलिए अंतिम संस्कार की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। अमीश, वैसे आपके नाम का एक पत्रकार भी है। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि चाहे पत्रकार हो या लेखक, ये अमीश हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? चलिए, मैं अगर आपके इस तर्क को मान भी लूं कि आत्मा को मोक्ष हासिल करने में दिक्कत आती है, इसलिए मीडिया को अंतिम संस्कार की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि पार्थिव शरीरों की भी तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं अमीश। क्या आप में हिम्मत है अमीश कि आप भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछें कि उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण पूरे देश में क्यों किया? यह तस्वीरें देखिए दोस्तों। न सिर्फ लाइव प्रसारण किया गया बल्कि जबकि उनकी चिता जलाई जा रही थी तो उसका क्लोजअप दिखाया गया था। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार के उन तमाम चाटुकारों से, क्योंकि देखिए अमीश त्रिपाठी तो सिर्फ एक नाम है। पूरा प्रचार तंत्र लग गया है कि अंतिम संस्कार की तस्वीरें ना दिखाओ, ना दिखाओ, इससे हिंदू धर्म आहत होता है। यहां पर भी तुम्हें हिंदू धर्म की पड़ी है, मगर हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को जो तुम मूर्ख बना रहे हो, और मेरे हिंदू भाई बहन जो इस वक्त सड़कों पर मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, उनके लिए तुम्हारे दिल में कोई दर्द नहीं है। अटल जी की ये तस्वीरें फिर आप क्यों दिखा रहे थे, बताइए क्यों? क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। अटल जी के संस्कार पर, उनकी मृत्यु पर भी आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि पार्थिव शरीरों को की नुमाइश इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वीर देखिए। जब पुलवामा में मेरे सैनिक शहीद हुए थे तब प्रधानमंत्री ने उनके पार्थिव शरीरों को दिल्ली में बुलाया था, और ये देखिए तस्वीर में उसको श्रद्धांजलि देते हुए। इस तस्वीर में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। मुझे उस दोहरे मापदंड पर आपत्ति है। वो दोहरा मापदंड जो ये कहता है कि पार्थिव शरीर के साथ खिलवाड़ ना करो, मीडिया उसे ना दिखाए, मगर भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात, जब चीन के साथ संघर्ष में मेरे 20 जवान शहीद हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में बुलाकर उसे श्रद्धांजलि नहीं दी थी। उस वक्त पुलवामा में आपने इसलिए किया था क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव थे। क्या प्रचार तंत्र भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाएगा? और अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं ना। ये देखिए, कल कुंभ में शाही स्नान हुआ, एक बार फिर हजारों लोग जमा हुए, लाखों की तादाद में। अब ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम होगा? बताइए, क्या परिणाम होगा? उसके बाद प्रशासन यह फरमान जारी कर देता है कि हमने हरिद्वार में 3 मई तक लॉकडाउन जारी कर दिया है। उससे क्या होता है? यह भीड़ मुझे बताओ ना, इस भीड़ का कौन जवाब देगा? गंगा में जाकर मैं भी आरती करता हूं, हरिद्वार में जाकर मैं भी आरती करता हूं, मगर उससे ज्यादा मुझे चिंता है अपने देश की जनता की के स्वास्थ्य की। इतना बड़ा संकट। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये 4 तस्वीरें देखिए, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। आप जानते हैं क्या तस्वीर है? तेलंगाना में जो बीजेपी के सांसद हैं, इनका नाम है बंदी संजय, इन्होंने कल एक बड़ी रैली निकाली थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप? मैं क्यों ना मानूं कि ये कोविड सुपर स्प्रेडर है, इससे कोरोना की महामारी फैलेगी नहीं तो क्या होगी, मुझे बताइए आप। और ये इतने बेशर्म हैं कि बाद में इन्होंने अपने इस ट्वीट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। अरे जब इतनी शर्म आती है तुम्हें तो डिलीट क्यों करते हो तुम? इससे पहले भी मुझे याद है बीजेपी बंगाल ने यह जानकारी डाली थी कि अमित शाह की रैलियां होने वाली हैं। फिर जब लोगों ने उसकी आलोचना की तो उन्होंने उसको भी डिलीट कर दिया था। और सबसे दुख की बात यह है, आपके स्क्रीन पर कोबरा चक्रवर्ती जी, इनका ये ट्वीट देखिए दोस्तों। कह रहे हैं कि जबरदस्त चुनावी रैली करने के बाद मैंने आलू पोस्तो खाया। आप जानते हैं उनकी इस रैली में करीब 2000 लोग जमा हुए थे, जबकि चुनाव आयोग का आंकड़ा 500 का है। चुनाव आयोग ने इन पर केस कर दिया है। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के नाम पर। दोस्तों, पत्रकार शोएब दानियाल ने एक रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने ग्राफिक पेश किया है। आप देखिए कोरोना का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में किस तरह से बढ़ता है। देखिए, पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। पहले फेज के चुनाव में आप देखिए कोरोना का आंकड़ा कहां है। पहला फेज जो करीब 24-25 मार्च के आसपास था। फिर दूसरे फेज में देखिए और आंकड़ा बढ़ता है। अब तीसरे फेज पर आइए दोस्तों, आंकड़ा लगातार बढ़ते जाता है। चौथे फेज पर फिर और बढ़ता है जो कि 9 अप्रैल के आसपास है। फिर 5वां फेज जो कि 17 अप्रैल के आसपास होता है। छठे फेज में आंकड़ा और आसमान की तरफ जाता है और अब 7वें फेज में पश्चिम बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ केसेस। और हमारे कोबरा चक्रवर्ती जी, माननीय कोबरा चक्रवर्ती जी को आलू पोस्तो खाने की पड़ी हुई है। मिथुन जी, आप मेरे बचपन के सिनेमा के हीरो हैं, मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा हैं, मगर आपके इस किरदार को देखकर मुझे आप पर शर्म आती है। आप तो आलू पोस्तो खा रहे हैं, मगर इस देश की जनता को राख, शमशान की राख कौन खाने पर मजबूर कर रहा है? क्या आप इस बात का जवाब देंगे? बताइए, आप इस बात का जवाब देंगे? इस देश की जनता को तो हिंदू धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने के लिए आपने अमीश त्रिपाठी, जगन्नाथन, इन तमाम लोगों को लगा दिया है। मगर जब हिंदू की जान इस तरह से जाएगी तो इसकी जवाबदेही कौन है? जब इस देश के हिंदू को यह कहा जाता है कि साहब थाली और ताली बजाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा था, कहां बढ़ा था? मुझे बताइए ना, कहां बढ़ा था आत्मविश्वास? आपके सामने आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में देश में 3,60,960 नए कोविड केसेस, 3,293 मौतें, 26,01,162 मरीज इस दौरान ठीक हुए। एक्टिव केसेस की तादाद, इस बात पर गौर कीजिएगा, एक्टिव केसेस की तादाद, और यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, 30 लाख हो गई है। आपको अंदाजा है ये एक्टिव केसेस मई के अंत में जाते जाते ये कहां पहुंच जाएंगे और मृतकों की संख्या कहां तक पहुंच जाएगी? क्या इस संख्या की ओर किसी का ध्यान जा रहा है? क्या किसी की जवाबदेही तय की जा रही है? जनता के साथ सरकार किस तरह का अत्याचार कर रही है, उसके लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश लेके चलना चाहूंगा।
दोस्तों, शशांक नाम का ये लड़का है, ये सोनू सूद से अपील करता है कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, कृपया मदद करें। यह आदमी अपने दोस्त के नाना के लिए यह मदद की अपील करता है। इसमें इसने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि कोरोना के लिए यह मरीज हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, सिर्फ यह कहा कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। यह मुद्दा वायर की पत्रकार आरफा खानम भी उठाती हैं इस ट्वीट के जरिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसकी मदद करने की बजाय अमेठी पुलिस क्या करती है, यह देखिए। तत्काल संपर्क किया गया तो जानकारी हुई कि इनके चचेरे भाई के नाना 88 वर्ष के थे। ना उन्हें कोविड था, ना ऑक्सीजन की चिकित्सीय परामर्श थी। रात 8 बजे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। इस समय सोशल मीडिया पर इस प्रकार की समाज में भय पैदा करने वाली पोस्ट डालना निंदनीय नहीं, कानूनी अपराध है। और बात यहां पर नहीं रुकी दोस्तों, बाद में जाकर इन्होंने इन धाराओं के अंतर्गत केस भी कर दिया। आपके स्क्रीन पर उक्त प्रकरण में धारा 188, 259, 501, 505 1 बी भादवी वह 03 महामारी 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से सांसद हैं मोहतरमा स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इस लड़के ने कहीं पर यह नहीं कहा कि उसके दोस्त के नाना को कोरोना था। उसने सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की अपील की और इन लोगों ने एफआईआर तक दर्ज कर दिया। बाद में जब मैंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया में उठाया और मेरे जैसे कई लोगों ने सोशल मीडिया को उठाया, तो अमेठी पुलिस को शर्म आई और उन्होंने उस एफआईआर को वापस ले लिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एफआईआर वापस लेते हुए इन्होंने क्या कहा। एफआईआर वापस लिया तब भी ये कह रहे हैं कि सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं अमेठी पुलिस के ये पुलिसकर्मी। आप वास्तविक अर्थों में आपकी जेन्युइन मांग है, आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया के पोर्टल्स पर भी पुकार सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं, हम कर्तव्यबद्ध हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सिर्फ उत्तेजना, सेंसेशन, भय फैलाने के लिए आप झूठ में इस प्रकार की पुकार ना लगाएं, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की ऊर्जा इससे बर्बाद होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सनसनी कहां है मेरे दोस्त? उसके दोस्त के नाना की मौत हो गई तो सनसनी कहां है? यह उस परिवार के लिए त्रासदी है। इसका जवाबदेह कौन है? स्मृति ईरानी के चलते एफआईआर दर्ज हुई या योगी आदित्यनाथ के चलते एफआईआर दर्ज हुई? मैं सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, योगी जी की सरकार होती है तो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर की इंसानियत कहां गई, मुझे बताइए ना। मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह नोएडा की तस्वीर है। यहां पर रेमडेसिविर के लिए यह देखिए, औरतें सीएमओ के सामने भीख मांग रही हैं, उनके पांव पड़ रही हैं। ये आपके और मेरे घरों से आई हुई महिलाएं हैं। कितनी बेबस हैं ये देखिए कि ये लोग भीख मांग रही हैं, पांव पड़ रही हैं। यह है बेबसी का आलम उत्तर प्रदेश की जनता की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि कोई भी अस्पताल अगर गलत जानकारी देगा तो हम उन पर एक्शन करेंगे। वो ये भी कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। आपके सामने ढेरों तस्वीरें हैं, उनसे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों, इस सरकार के अंदर किस तरह से भावनाओं की कमी है, लोगों के प्रति दर्द की कमी है, उसकी एक मिसाल और देना चाहूंगा। इस वक्त दिल्ली में लॉकडाउन है, और यह लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि कोरोना ना फैले। मगर संसद भवन को नया रूप देने को लेकर जो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अब भी जारी है। मजदूरों को अब भी बुलाया जा रहा है, वो लोग अब भी काम कर रहे हैं, जैसे कि एनडीटीवी की खबर बता रही है। क्या इन मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? और उससे बड़ी बात, आप 20,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इस परियोजना में। यही 20,000 करोड़ अगर आपने अस्पतालों में, बिस्तरों में, ऑक्सीजन में लगा दिए होते तो आज हालात कुछ और ही होते। आप नई संसद सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आप इतिहास में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। अरे छाप छोड़ तो चुके भाई, इतनी बड़ी लालिमा छाई हुई है, इतने लोग मर चुके हैं। ये देखिए, अंतिम संस्कार की कतारें हैं।
नोटबंदी में पहले आपने लोगों को लाइन में लगवाया, आप देखिए लाशें भी लाइन में लगी हुई हैं। तो इतिहास के पन्नों में तो आप दर्ज हो गए, अब आप और कितना इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं? यह सवाल कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि मीडिया में अचानक ये खबरें आई थीं, सभी चैनल्स ने एक शब्द पकड़ लिया था, सिस्टम। हर चैनल जो है सिस्टम को दोष दे रहा था कि सिस्टम का दोष है, सिस्टम का दोष है, सिस्टम का दोष है। अरे सिस्टम तो मोदी सरकार चला रही है, फिर तुम सिस्टम की क्यों बात कर रहे थे? उस वक्त मैं सोच रहा था कि लोग सिस्टम को क्यों दोष दे रहे हैं। उसका परिणाम दोस्तों 2 जगहों से पेश आया है। आपकी स्क्रीन पर कल अपोलो अस्पताल में एक औरत की मृत्यु होती है और फिर जो रिश्तेदार होते हैं वो बेरहमी से अस्पताल के जो कर्मचारी उनकी पिटाई करते हैं, मारपीट होती है। ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने इंदौर का एक वीडियो देखा था और वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक वीडियो है। उसमें भी अस्पताल के जो परिजन थे, अस्पताल में जो दाखिल व्यक्ति था, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनमें और अस्पताल वालों में लड़ाई हो रही थी। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये तमाम जो पीड़ित हैं, जिनका कोई रिश्तेदार मारा गया, क्या वो अस्पताल से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक अस्पताल सिस्टम है? ये ना भूलें कि वो अस्पताल आज की तारीख में भीख मांग रहा है ऑक्सीजन की, बेबस है वो ऑक्सीजन के लिए। और इस सरकार ने कितनी चतुराई से अपने ऊपर दोष के बजाय अस्पतालों और सिस्टम्स पर उसे मढ़ दिया है। नतीजा आप देख रहे हैं, सब गुस्सा निकाल रहे हैं हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे नर्सेस पर। उनका क्या दोष है? वो तो उन्हीं हालात में काम कर रहे हैं ना। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दिल्ली के अंदर एक बड़े अस्पताल में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। आपकी स्क्रीन पर यह है डॉक्टर वीके गोयल, जो कि पंचशील अस्पताल के निदेशक हैं। वो क्या कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनके साथ क्या किया, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप सुनिए। मैं डॉक्टर वीके गोयल हूं, डायरेक्टर पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार। मेरा 50 बेडेड सेटअप है जिसमें 40 बेडेड कोविड को अलॉटेड है और हम कोविड के मरीजों का इलाज डे 1 से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 4-5 दिन से ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है, बहुत ज्यादा, और आज शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। मेरे लोकल वेंडर ने कह दिया, उसको सप्लाई गाजियाबाद से आती है, उसने कह दिया उसकी गाजियाबाद से सप्लाई बंद हो गई है और मुझे ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। उसको देखते हुए मैंने अपने नोडल ऑफिसर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट के सबको बोला कि सर मेरी हेल्प करें, क्योंकि मरीज मेरे पास कुछ 40 से ज्यादा ही लेटे हुए हैं, मैं कैसे सेवा करूं। तो इस एवज में उन्होंने मुझे दोपहर को 3 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भेज दिया कि आपको 5 बजे तक ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद करना है, अदरवाइज आप पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर इलाज करने के लिए हैं, लॉजिस्टिक इकट्ठी जरूर करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। हम कहां तक इकट्ठी करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें इकट्ठा करके दे। एडमिनिस्ट्रेशन, एसएचओ सब मिलकर हमारी मदद कर रहे थे अब तक, लेकिन आज मुझे ये नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया। अब मुझे डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मरीजों का इलाज करते करते ही मुझे हथकड़ी पड़ जाए। इसके लिए प्लीज 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 आप लोग देखिए। तो सुना आपने, ये जब इन्होंने अपील की तो उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई करने की धमकी दे दी। गजब अंदाज है आपका केजरीवाल जी। और यही नहीं, कल दिल्ली हाईकोर्ट में दोस्तों कड़ी फटकार लगाई गई है अरविंद केजरीवाल को। इस खबर में जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद जी, अगर आपसे काम नहीं बन पा रहा है तो हम उस पूरे मामले को केंद्र को सौंप देते हैं। आपने सही किया फटकार लगा के, क्योंकि देखो सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए, मगर मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया उसे केंद्र को ना सौंपें, क्योंकि कम से कम अरविंद केजरीवाल का एक इतिहास है अस्पतालों या तमाम चीजों को लेकर, मगर अरविंद केजरीवाल के कामकाज को लेकर पूरी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश एक्सपोज करता है। यही नहीं, डॉक्टर वीके गोयल जो कि पंचशील अस्पताल के निदेशक हैं, उनकी यह बात भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दावों को एक्सपोज कर रही है। मगर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कई योद्धा हैं जो आज की तारीख में लोगों की मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे, उनका पूरा परिवार, वो खुद कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं,
मगर बीमारी के भी अवस्था में वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मदद की है क्योंकि मैं कई मामले उनके पास लेके पहुंचा था। तो ऐसे कई योद्धा हैं जो आज की तारीख में लोगों की मदद कर रहे हैं प्रतिकूल हालात के बावजूद, और इन सबको हमें सलाम करना चाहिए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।